पूरे यूरोप को अपनी उंगली में नचाती है ये सीक्रेट फैमिली। बिना किसी के नजर में आए यूरोप की इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में रखती है। इन फैमिली का टोटल नेटवर्थ इलोन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी के कुल प्रॉपर्टी से भी कई गुना ज्यादा है। सऊदी और यूएई के रॉयल फैमिली इसके आगे फीके हैं। ये फैमिली स्वीडन के 1/3 स्टॉक एक्सचेंज को ओन करता है। इनका एक एक एम्प्लॉयर्स के नेटवर्क बहुत ही ज्यादा है। ये फैमिली पूरे यूरोप को कंट्रोल में रखती है। डिफेंस हो या पॉलिटिक्स, एनर्जी हो या फिर मीडिया, हर सेक्टर, हर जगह इनका पूरा कंट्रोल में है। पर इतना सुनने के बाद भी आपके दिमाग में कोई भी नाम क्लियर नहीं आ रहा होगा भी नहीं, क्योंकि ये एक सीक्रेट फैमिली है जो पर्दे के पीछे रहकर अपने काम करते हैं, पूरे यूरोप को अपने इशारों पर नचाती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि यूरोप के मोस्ट पावरफुल फैमिली कौन सा है? ये लोग खुद को अपने आप को सीक्रेट में क्यों रखना पसंद करते हैं? तो हम आपको इस फैमिली के बारे में बताएंगे। तो इसको जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो पर जान पाएंगे कि मौका के फायदा उठाकर कैसे एक परिवार सबसे ताकतवर परिवार बन सकता है। दोस्तों, आज के समय जब कोई इंसान मोहल्ला का नेता भी बन जाता है तो खुद को फोटो और पोस्टर में पूरे शहर में चिपका देती है, जबकि एक ऐसी फैमिली है जो कि पूरा यूरोप को अपने कंट्रोल में रखता है, फिर भी आज तक नहीं बड़े इवेंट पर देखा गया और ना ही कोई इनके बारे में जानता है। यहाँ तक कि गूगल पर भी इनका ज्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, क्योंकि ये फैमिली दिखावे पर नहीं, काम पर यकीन करता है। ये लोग खुद को अपने आप को सीक्रेट रखना पसंद करते हैं, सस्पेंस ज्यादा नहीं रखते। तो हम आपको इस फैमिली के बारे में बता ही देते हैं। तो दोस्तों, इस फैमिली का नाम है वॉलेनबर्ग फैमिली। लेकिन सवाल ये है कि ये फैमिली इतना ज्यादा ताकतवर और इतना अमीर कैसे बने? इसके लिए हमें समय के बहुत पीछे जाना पड़ेगा। कहानी का शुरू होता है 1837 से। ये वो समय था जब अमेरिका पर सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। Van Buren got socked right off the bat with having to respond to an enormous crisis of unemployment, of bankruptcy, of economic depression and all its उस क्राइसिस को द पैनिक ऑफ 1837 भी कहा जाता है। बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम सीमा पर था। कपास के दाम आसमान पर पहुंच गया था। बैंक कंगाली के कागार पर पहुंच चुका था। कुल मिलाकर उस समय ऐसा लगा था कि अमेरिका खुद को कभी संभाल ही नहीं पाएगा। उसी समय एक स्वदेश नेवी ऑफिसर एंड्रे ऑस्कर वॉलेनबर्ग, इनके उस समय अमेरिका पर पोस्ट था। इसने इस पूरे घटना को बड़ी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करा। उसने देखा इस पूरे क्राइसिस का असली वजह था अमेरिकन बैंकर्स, और उन्होंने ऑब्जर्व करा कि यहाँ पर बैंक ने कौन सी गलती की थी और बैंकों को किस तरह से काम करना चाहिए था। फिर उन्होंने अपने देश के बैंक को भी ऑब्जर्व करा और देखा कि उनके देश का बैंक सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। इस समय एक जगह से दूसरे जगह पैसा ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। बैंक केवल पैसा डिपॉजिट करता था, यानी कि पैसा रखता था। इंटरेस्ट रेट ना के बराबर था। लोन देने का कोई सिस्टम नहीं था। कुल मिलाकर बैंकों के पास कमाई का कोई साधन ही नहीं था। ये बस आम लोगों के लिए पैसा रखने की तिजोरी की तरह ही था। जब स्वीडन पर इंडस्ट्री रेवोल्यूशन पीक पर था, वहाँ पर नई नई फैक्ट्री बन रही थी, कंपनी बन रही थी। इसके बावजूद भी ये बैंक कोई भी फायदा नहीं उठा पा रहा था। बस यहीं से एंड्रे ऑस्कर वॉलेनबर्ग को अपने बैंक खोलने का आइडिया आया। उन्होंने 1856 में स्टॉक एसीबी बैंक के नाम से अपना बैंक शुरू करा। इस बैंक में पहली बार एंड्रे ऑस्कर वॉलेनबर्ग ने लोगों को एक ऑफर दिया कि अगर कोई उस बैंक में पैसा रखता है या फिर डिपॉजिट करता है तो उनको फिक्स इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा, और ये आइडिया काम कर गई। लेकिन उस समय स्वीडन के लिए एकदम नई कॉन्सेप्ट था। पर अगर पैसा बैंक में जमा करने पर पैसा बढ़ने लगता है तो मुनाफा का ऑफर कौन नहीं उठाएगा? बस फिर क्या था, कुछ समय के अंदर एसीबी बैंक देश भर में पॉपुलर हो गया। लोग पैसा एसीबी बैंक पर जमा करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ एसीबी बैंक का लोन के कॉन्सेप्ट भी शुरू कर दिया गया। और उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर था, जिससे कई लोग अपने बिजनेस के लिए एसीबी बैंक से लोन ले रहा था। और बस एंड्रे ऑस्कर वॉलेनबर्ग का बिजनेस चल पड़ी, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट सिंपल था। लोग उनके बैंक पर पैसा जमा करता है और पैसा पर उन्हें कुछ इंटरेस्ट देता है, और उसके बाद उस पैसे को दूसरे लोगों को लोन के रूप से दे देता है, जिससे उनसे हाई इंटरेस्ट रेट लेता था। इस तरह से एसीबी बैंक ने कम समय के अंदर स्वीडन पर अपने पकड़ बना लिया। ये वो दौर चल रहा था जब स्वीडन पर हर नागरिक किसी न किसी तरह से एसीबी बैंक के साथ कनेक्शन था, या तो उसने पैसा जमा किया हुआ है या फिर बैंक से लोन लिया हुआ है। इस तरह से स्वीडन के इकोनॉमी कमाई एसीबी बैंक के हाथों में आ गया था। लेकिन एंड्रे ऑस्कर वॉलेनबर्ग इतने सही खुश नहीं था, संतुष्ट नहीं था। उन्हें और ताकतवर और पैसा चाहिए था। इसीलिए उन्होंने रेलवे, शिपिंग पोर्ट्स, मीडिया द्वारा बड़े बड़े इंडस्ट्री पर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इस तरह से पूरे स्वीडन पर वॉलेनबर्ग का
सिक्का चल रहा था। लेकिन वॉलेनबर्ग यहीं पर नहीं रोका। अब उनके नजर पूरे यूरोप और पूरे दुनिया के ऊपर था। उस समय स्वीडन के सरकार ने देखा पूरे देश के इकोनॉमी एक फैमिली के कंट्रोल में आ चुका है, तो तब उन्होंने एक लॉ पास करा। उसके तहत कोई भी बैंक किसी भी कंपनी में किसी एक के पास अपने शेयर को लंबे समय के लिए नहीं रख पाएगा। एक तरफ से ये लॉ एक चुनौती था, लेकिन वॉलेनबर्ग ने इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया। वो अमेरिका और ब्रिटेन को भारी इंटरेस्ट रेट पर पैसा दे रहा था और वहीं उनके दुश्मन जर्मनी के फैक्ट्री भी खरीद रहा था ताकि जर्मनी लड़ सके, उसके पास हथियारों की कमी ना आए। उन्होंने तीनों देशों से कई सीक्रेट एग्रीमेंट भी करा। उन्होंने इन्वेस्टर्स के नाम में भी कंपनी स्टार्ट कर दी, अपने अंदर सभी कंपनी को ले ली जो अब तक एसीबी बैंक के पास था। आपको जान के हैरानी होगी कि केवल 20 साल के अंदर स्वीडन के 40% कर्मचारी इस कंपनी के लिए काम करती थी। लेकिन अभी भी उनके टर्निंग पॉइंट आना बाकी था और ये पॉइंट आया वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जहाँ पर पूरे दुनिया 2 ग्रुप में बट गया। दोनों ग्रुप एक दूसरे का जाने दुश्मन बन चुका था। यहाँ पर लाखों लोगों के जाने जा रही थी। वहाँ पर वॉलेनबर्ग फैमिली उससे पैसा बना रहा था। वो अमेरिका और ब्रिटेन को भारी इंटरेस्ट रेट पर पैसा दे रहा था और वहीं उनके दुश्मन देश जर्मनी को हथियारों की फैक्ट्री भी खरीद रहा था ताकि जर्मनी लगातार लड़ सके, उसके पास हथियारों की कमी ना आए। उन्होंने तीनों देशों से कई सीक्रेट एग्रीमेंट भी कर ली, जिसके मुताबिक ये देश के युद्ध के बाद उनके देश के जितने भी बैंक है उनके ब्रांचेस को अपने अंदर कर लेगा। और इस तरह से एसीबी बैंक स्वीडन से निकलकर अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी पर भी पैर पसा रहा था और धीरे धीरे पूरे दुनिया पर अपना दबदबा बढ़ा रहा था। आज भी ये कंपनी अपने उन्हीं नीतियों को फॉलो करता है। अब रसिया और यूक्रेन के भी युद्ध छिड़ गया। 2014 में रसिया और यूक्रेन के पहले युद्ध शुरू हुआ, तब पूरे यूरोप ने रूस के ऊपर प्रतिबंधी लगा दिया। वहीं एसीबी से जो कुछ कंपनी है, यानी कि वॉलेनबर्ग का कंपनी रूस को न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए सपोर्ट कर रहा था। यानी कि यह फैमिली एक सिद्धांत पर काम कर रहा था, ना बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा पैसा। और इसी तरह से ये फैमिली दुनिया का सबसे पावरफुल फैमिली बन चुका था और यूरोप तो आज भी पूरे तरह से इनके कंट्रोल में रहती है। और खास बात यह है कि आज भी ये फैमिली लगातार पावरफुल बनता ही जा रहा है। इसका जो कारण है, पूरा पावर किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहा, बल्कि वर्थ एक फैमिली फाउंडेशन में रहती है। और फैमिली के सबसे पहले 8-10 साल कंपनी का सबसे निचले हिस्से पर काम करता है ताकि वो उस कंपनी को अच्छे से जान सके और हैंडल कर सके। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे आखिर ये फैमिली, वॉलेनबर्ग फैमिली, इतना पावरफुल और इतना अमीर कैसे बना। मिलते हैं एक नई कॉन्सेप्ट के साथ।